दूध और दूध के उत्पाद, ये दो चीज़ पढ़नी है अपने को। प्रसव के बाद प्राप्त स्त्राव या एक पसीना ग्रंथि से प्राप्त स्त्राव, इसी को दूध कहते हैं ना। टेक्सोनोमी चल रहा है क्या? वर्गीय की और क्या क्या बाकी रह गया? रिप्रोडक्शन तो पढ़ा रहे होंगे ना धर्म सिंह जी। क्या हुआ? लिख दिया क्या? इसमें तो इतना कुछ लिखना ही नहीं था। अब आगे एक कॉलम टेबल लिखना है ना। विभिन्न जानवरों के आयन में सिस्टर्न एवं एल्वियोली में दूध का अनुपात। देखो आयन जो होता है, गादी कहते हैं ना इसे, इसमें 4 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम में डिवाइड होता है अंदर, है ना। तो जो 4 कॉलम होते हैं अंदर, इनको एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। और अंदर अपने मस्तिष्क जैसी संरचनाएं जो होती हैं, इनको सिस्टर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्न। तो पहले ध्यान से सुनना, ये शब्द क्या हैं दोनों। गाय भैंस में दूध निकालने से पहले जानवर पावस्था है। पावस्था है ना। अपन बच्चे को छोड़ते हैं तो वो सस्किंग करता है, मतलब चूंकता है। 30 सेकंड 1-2 मिनट तक चूंकता है वो। फिर गाय भैंस पावस्थी है ना। जबकि भेड़ बकरी में ऐसा नहीं होता ना। डायरेक्ट कभी भी दूध निकाल लो उनमें। भेड़ बकरी में बच्चा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि साहब बच्चा चूकेगा तो ये पाव सेगी ना।
ये गाय भैंस का ही सिस्टम है ऐसा बस। बाकी और जानवरों में ऐसा नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये दो शब्द हैं, सिस्टर्न और एल्वियोली। ठीक है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है ये दोनों चीज़ क्या है। ठीक है, तो आप तो पहले तो हेडिंग लिख के आइए। लिख दिया आपने? ये लिखो दो। तब तक मैं टेबल बना देता हूँ, है ना। जानवर का नाम, सिस्टर्न, फिर आगे मैं कुछ नोट लिखाऊंगा आपको, एल्वियोली, सिस्टर्न और एल्वियोली। इसमें सबसे पहले बकरी में 80% दूध तो सिस्टर्न में रहता है और 20% एल्वियोली में रहता है। भेड़ में 50-50 रहता है। भेड़ में 50 और इधर भी 50। फिर भैंस और ऊँटनी, इनमें 5% दूध यहाँ रहता है, 95% दूध यहाँ रहता है। फिर गाय, तीस सिस्टर्न में, 70 एल्वियोली में। फिर आगे सुअरी, इसके सिस्टर्न में 0 होता है, 100% दूध एल्वियोली में ही होता है। सुअरी में भी बच्चे जब सस्किंग करते हैं, चूंकते हैं, तो ही दूध प्राप्त होगा, बाकी दूध प्राप्त नहीं होगा। सिस्टर्न का मतलब ये है कि जिस जानवर के अयन में यानी सिस्टर्न में दूध ज़्यादा है तो उसको पावसने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके एल्वियोली में दूध ज़्यादा है उसको पावसना ज़रूरी है। तो भैंस और ऊँटनी में देखो आप, 95% दूध तो एल्वियोली के अंदर भरा है, मतलब आपको बच्चे को चुकाना ही पड़ेगा। और गाय में भी बच्चे को चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन गाय में 30% दूध तो सिस्टर्न में भी होता है। बिना बच्चे को चुकाए भी 30% दूध प्राप्त कर सकते हैं आप गाय से। जैसे कोई गाय 10 किलो दूध देती है तो 3 किलो दूध डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन 7 किलो दूध तो तभी देगी जब बच्चा चूकेगा। समझ गए? तो ये कोलाज बटे हुए रहते हैं अंदर, उनमें से दूध बाहर निकलता है। तो बकरी में तो 80-20 हो गया, भेड़ में 50 हो गया, भैंस ऊँटनी में 5 हो गया सिस्टर्न में, और सुअरी में तो सिस्टर्न में दूध होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, है ना। नॉट लिखो अब नीचे। नोट लिखूं, जिस जानवर में दूध की मात्रा, जिस जानवर में दूध की मात्रा, जिस जानवर में दूध की मात्रा एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली में होती है, जिस जानवर में दूध की मात्रा एल्वियोली में होती है, उसमें दूध उतारने के लिए, दूध उतारने के लिए, दूध उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन
ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो दूध उतारने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटॉक्सिन जिम्मेदार है भैया। यदि जिस जानवर का दूध एल्वियोली में, मैंने बोला था ना, उसको पावसना ज़रूरी है, और पावसने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटॉक्सिन। भाई जानवर सस्किंग करता है, चूंकता है, तो जानवर के माइंड में मेंडुला के पश्च भाग पे सिग्नल जाता है कि जानवर चूक रहा है, तो पश्च भाग तुरंत ऑक्सीटॉक्सिन को बोलता है कि आप सिक्रेट हो, तो वो सिक्रेट होता है। और ऑक्सीटॉक्सिन गाय में केवल 5 से 7 मिनट तक ही रहता है, और भैंस में 5 से 10 मिनट तक रहता है, वो बताया जाएगा आपको, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन की अर्ध आयु लगभग 1.5 मिनट की होती है। तो फटाफट से दूध निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ऑक्सीटॉक्सिन ख़त्म और वापस चढ़ा लेता है वो, है ना। ऐसा जानवर में होता है। ये एकदम से चमक गया, वो कोई दूध निकाल रहा है और रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ गया, तो जानवर चमक जाता है बिल्कुल कि ये क्या आया, तो भी वो दूध चढ़ा लेता है। ऐसे उस समय अग्रभाग काम करता है मेंडुला का, ठीक है, वो सब अभी आपको बता दिया जाएगा। नोट करके लिखा जाए आगे। दूध बहुत बेहतरीन पढ़ाया जाएगा आपको, और दूध आपके बीएससी में भी 2 बार आएगा सिलेबस में, और ये चीज़ें आपको वहाँ किताबों में नहीं मिलेंगी, जो और आपकी किताबों में भी नहीं मिलेंगी, जैसी चीज़ें मैं लिखाऊंगा आपको अभी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो गाय में दूध उतरने की प्रक्रिया शुरू होने में 30 से 60 सेकंड लग जाते हैं। 30 से 60 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, तो गाय में दूध उतरने की प्रक्रिया कितनी सेकंड में? 30 से 60 सेकंड में चालू हो जाती है। जानवर खट से चूका, दूध स्टार्ट। एक और नोट आगे। बकरी से कभी भी दूध दोहन किया जा सकता है। बकरी से कभी भी दूध दोहन किया जा सकता है। बकरी से कभी भी दूध दोहन किया जा सकता है। बकरी से कभी भी दूध निकाल सकते हैं, क्योंकि बकरी में दूध की मात्रा सिस्टर्न में होती है। सिस्टर्न में होती है। इसलिए बकरी में दूध दोहन के लिए ऑक्सीटॉक्सिन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीटॉक्सिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बकरी में ऑक्सीटॉक्सिन की ज़रूरत नहीं है। और बकरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी, जितना चाहिए उतना ही निकाल लो। आधा कप चाहिए तो आधा ही निकाल लो, बाकी रहने दो अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बकरी दूध दिन भर देता ही रहता है। ऐसे भी नहीं है पूरा निकाल लिया फिर आप 10 मिनट बाद में बोलो और निकालूंगा। इतना भी कोई मशीन नहीं है अंदर के साथ दूध बना रही है। टाइम लगता है बेचारों में बनने में, है ना। हाँ, लेकिन जितना चाहिए उतना निकाल के आप छोड़ सकते हैं। डर नहीं है कि ऊपर चढ़ा लेगी, ऐसा बकरी के अंदर सिस्टम नहीं है। ऐसा गाय भैंस में ही दिक्कत है ना। आगे नोट और इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। ये क्वेश्चन जाते ही आपको आराम से मिलेगा।
गाय में दूध दोहन, गाय में दूध दोहन, गाय में दूध दोहन 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। गाय में दूध दोहन 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। तो गाय में दूध 5 से 7 मिनट में, मैंने पहले बोला आपको 5 बार बोल दिया इस लाइन को मैंने, क्योंकि इम्पोर्टेंट लाइन है इसलिए। आगे दूसरा नोट, भैंस में दूध उतरने की प्रक्रिया, भैंस में दूध उतरने की प्रक्रिया, भैंस में दूध उतरने की प्रक्रिया शुरू होने में, शुरू होने में, शुरू होने में 1.5 से 2 मिनट का समय लग जाता है, जबकि गाय में 30 से 60 सेकंड। याद है ना, अभी लिखाया था जस्ट पीछे लाइन। जबकि भैंस में 1.5 से 2 मिनट का समय लग जाता है, ऐसे लिख दिया सबने। भैंस में दूध दोहन, आगे लिखो इसके, भैंस में दूध दोहन, भैंस में दूध दोहन 10 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। भैंस में दूध दोहन 10 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। आगे दूध का संगठन, दूध का संगठन, दूध में 2 चीज़ होती है, एक तो पानी है ना, और एक क्या होता है, ठोस पदार्थ। तो पानी तो होता है 87% और ठोस पदार्थ कितने बच गए, 13%। ठीक है, फिर ठोस पदार्थ भी 2 टाइप्स का होता है। इसमें एक तो हो गई वसा और एक हो गया SNF। SNF सॉलिड नॉट फैट, वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा 4% रहती है, गाय का कंपोजिशन है ये, और 9% SNF रहता है। फिर SNF के भी 3 टाइप्स, SNF के भी 3 टाइप्स, एक तो प्रोटीन, प्रोटीन लगभग 3%, एक कार्बोहाइड्रेट, ये लगभग 5% होता है, और एक होता है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ छोटा आएगा। ये 0.7 से 1% के लगभग। तो गाय के दूध में 2 चीज़ है, पानी तो 87% और ठोस पदार्थ 13%। फिर ठोस पदार्थ के 2 भाग हो गए, वसा और SNF। वसा 4 और SNF 9। फिर SNF के भी 3 टाइप हो गए, प्रोटीन 3, कार्बोहाइड्रेट 8 और खनिज पदार्थ 0.7 से 1% के बीच रहते हैं, इसे टोटल 9% ये हो जाते हैं। आपसे यहाँ पे 2 चीज़ पूछा जा सकता है कि एक तो गाय के दूध में वसा कितनी रहती है,
एक प्रोटीन कितना रहता है, ये दो बात इंपॉर्टेंट है, तो दोनों लिख दो। वसा और प्रोटीन, ये ताकतवर लाइन है थोड़ी। SNF का मतलब क्या हो गया? सॉलिड नॉट फैट, वसा रहित ठोस पदार्थ, SNF। दूध का स्टैंडर्ड चेक करने में SNF का बड़ा रोल है। यदि SNF ऊपर नीचे हो गया तो दूध में मिलावट है। हाँ शिवम, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अरे आए लेट तक, उससे मिल के आया यार, उसकी हालत थोड़ी सीरियस है बेचारे की। वो मणिपाल में एडमिट है। बात करने की कंडीशन में नहीं था, उसके तो ऑक्सीजन लग रही थी, वो चेस्ट पे पता नहीं बहुत सारी डोरी लग रही थी। जाके आए, वो अंदर तो घुसने ही नहीं दिया साला, डॉक्टर अंदर जाने ही नहीं दिया। वैसे बाहर से बस जाके आए हम तो। ऑफिस का वो उनसे बात ही नहीं हो पाई, उनके कोई रिश्तेदार थे वहाँ पे, एक अंकल थे, तो मैंने पूछा मैं वो भाई साहब काम कहाँ करते हैं, तो वो तो गांव के थे बेचारे, जॉबनेर के, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। फिर वो बोले गुरुजी कल इनसे पूछवा के फिर मैं आपको बता दूंगा। तेज़ बीमार है यार वो तो, वाकई में बहुत ख़तरनाक तरीके से। उसके वो पलीहा जो स्प्लेन होता है ना, जो RBC का कब्रिस्तान होता है, वो ख़राब हो गया दादा भाई ऐसे है। और उसके तो पैर ऐसे हो रहे थे, अपनी जांग नहीं होती इससे भी मोटे पैर हो गए, गैंग्रीन हो गया, अंदर गैस भर गई पैरों के अंदर ऐसे। तो वो बोले कल इनसे बोल के फिर हम आपसे बात करके फिर आपको बता देंगे, फिर आप चले जाना। अंकल के नंबर ले आया मैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो। हाँ हाँ, अरे वो तो मैं तो कल देखा, वो तो बहुत गरीब आदमी थे यार। उनके एक दादा दादी थे बहुत बुजुर्ग, एक भाई था उसका सेल टैक्स में, वो तो मस्त दारू पी के मस्त रहता है, तो जब वो तो यहाँ रहता ही नहीं है। मैंने बोला उसका एड्रेस दे दो, वो बोले वो उसको हमारे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि मस्त दारू पी के मस्त रहता है ऐसे। अंकल बोले कल मैं बेटा आपको बता दूंगा। मैं वो ठीक है। तो वो अंदर जैसे जाएंगे ना अंकल खाना वाना पहुँचाने, जूस पहुँचाने, तो कि मैं पूछ के फिर आपको फ़ोन कर दूंगा। मैं वो ठीक। सर भी थे मेरे साथ, हम दोनों ही गए थे कल ऐसे था तो। हाँ हाँ, फिर मैं अपन दोनों भाई चलेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। नोट लिखो आगे। नोट, दूध में कार्बोहाइड्रेट, दूध में कार्बोहाइड्रेट, दूध में कार्बोहाइड्रेट, दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। तो दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में है? लैक्टोज के रूप में है। फिर आगे नोट, डेयरी उद्योग में बहुत सारे नोट आएंगे, कम से कम 15-20। डेयरी उद्योग में, आवाज़ नहीं भाई पीछे वाले बालक,
डेयरी उद्योग में दूध की कीमत डेयरी उद्योग में दूध की कीमत वसा व एसएनएफ पर निर्धारित करती है। वसा व एसएनएफ पर निर्धारित करती है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वसा उत्तर राइट देना है, समझ गए। दोनों ऑप्शन में आ जाए वसा अलग और एसएनएफ अलग तो वसा उत्तर देना है। आगे, दूध में खारेपन के लिए दूध में खारेपन के लिए दूध में खारेपन के लिए क्लोराइड आयन जिम्मेदार होता है। दूध में खारेपन के लिए क्लोराइड आयन जिम्मेदार होता है। कौन सा आयन जिम्मेदार होता है? क्लोराइड आयन। फिर नोट, दूध में सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठन दूध में सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठक वसा है। दूध में सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठक वसा है। दूध में सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील वसाई होती है और सबसे कम परिवर्तनशील लैक्टोज होता है। नीचे ऐसे भी लिख दो, सबसे कम परिवर्तनशील लैक्टोज। सबसे कम परिवर्तनशील संगठक है लैक्टोज और सबसे ज़्यादा कौन है? वसा। आगे एक और नोट, दूध में किण्वन करने वाला जीवाणु दूध में किण्वन करने वाला जीवाणु स्यूडोमोनास फ्लूओरोसेंस स्यूडोमोनास फ्लूओरोसेंस जीवाणु है। ये फर्मेंटेशन करता है। फिर आगे, स्यूडोमोनास फ्लूओरोसेंस लिख दिया सबने। आगे, दूध दोहन के समय, आगे नोट अगला, दूध दोहन के समय शुरुआती धाराओं में दूध दोहन के समय शुरुआती धाराओं में जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है। जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो शुरुआत का दूध है ना, उसको हमेशा अलग रखना चाहिए। आगे एक और नोट, दूध की शुरुआती धाराओं में दूध की शुरुआती धाराओं में दूध की शुरुआती धाराओं में
वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत। अंतिम धाराओं, वसा प्रतिशत अंतिम धाराओं की तुलना में कम होती है। अंतिम धाराओं की तुलना में, अंतिम धाराओं की तुलना में कम होती है। मतलब शुरुआत की धाराओं में फैट कम होता है और लास्ट में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। समझ गए? तो दो चीज़ हो गई, आगे की धाराओं में जीवाणु भी ज़्यादा है और वसा भी कम है। आगे एक और नोट, सामान्यतः सुबह के दूध में सामान्यतः सुबह के दूध में, सुबह के दूध में वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत शाम के दूध की तुलना में, शाम के दूध की तुलना में, शाम के दूध की तुलना में कम होती है। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई, सुबह फैट कम आएगा और शाम को फैट ज़्यादा आएगा। यही बात हुआ ना इस लाइन का मतलब। टाइम लगता है ना, दूध को अभी आगे आ रही है वो बात भी है ना। हमेशा ध्यान रखना, सुबह फैट कम आएंगे और शाम को फैट ज़्यादा आएगा। समझ गए? लिखो आगे, गाय के दूध का पीला रंग बीटा कैरोटीन, गाय के दूध का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण, है ना। नीचे लिखो, भैंस के दूध का सफ़ेद रंग, ये तो आता है आपको, ये दो बात तो आती हैं आपको। मतलब लिख दिया नोट? आगे लिखो, वो ही नोट ही। गाय में या मोला गाय में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन, गाय में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन 4, 5, 6 ब्यात में होता है। 4, 5, 6 मतलब 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का जो ब्यात काल होता है गाय का, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? दूध उत्पादन होता है। और 5 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। अलग अलग दे दे 3, 4, 5, 6 तो 5 नंबर राइट आंसर देना है। नीचे, भैंस में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन,
4 5 6 है बस, जिसमें 5 को अंडरलाइन करना है। भैंस में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन, भैंस में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन 4 नंबर ब्यात में होता है, 4th ब्यात में है ना, 4th ब्यात में होता है। फिर आगे नोट, किसी एक ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किसी एक ब्यात में, किसी एक ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन, किसी एक ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन प्रसव के 6 से 8 सप्ताह के मध्य, प्रसव के 6 से 8 सप्ताह के मध्य, 6 से 8 सप्ताह के मध्य। गाय सबसे ज़्यादा दूध 5 नंबर में देती है, भैंस सबसे ज़्यादा 4 नंबर में देती है। अब उनमें भी कब देती है? जब भैंस 6 से 8 सप्ताह की प्रसव होने के बाद देती है। जो 6 से 8 सप्ताह का टाइम रहता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा दूध देती है भैंस और गाय। समझ गए? आगे लिखो, नोट ही नोट है लगातार, है ना। दूध उत्पादन बढ़ने के साथ साथ दूध उत्पादन बढ़ने के साथ साथ दूध उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बीमारियां, जैसे मिल्क फीवर, जैसे मिल्क फीवर, कोमा थनैला, कोमा कीटोसिस, बीमारी का नाम है कीटोसिस। ये मिल्क फीवर जैसा ही एक बीमारी है, कीटोसिस की संभावना बढ़ जाती है, की संभावना